हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। मैं पीके निराला। आज हम लोग सोशल साइंस की बुक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सोशल साइंस में 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 40 नंबर बुक्स से आते हैं सवाल, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से, और 20 नंबर का पेडागोजी। 20 नंबर का पेडागोजी का मैंने बना दिया था पिछला वीडियो। आज हम लोग हिस्ट्री में भी 3 है, 6, 7, 8। आज हम लोग 6 क्लास के हमारे अतीत जो बुक है उसका मैंने पूरे बुक का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे 2-3 सीरीज बनाएंगे। आपका 6 क्लास का ही बना देंगे, ठीक है। तो ये पहला सीरीज है, आप इसे देख लीजिए। और मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन है जो आप इसको देख लीजिएगा, और देखकर इसी के आधार पर आप चिंतन मनन कर लीजिएगा। सवाल इसी के आसपास भी आ सकता है, चाहे यही भी सवाल आ सकता है। हूबहू बुक्स का ही सवाल ये सब है जो परीक्षा में आते हैं। जो एसएसटी का जो पेपर है, खासकर हिस्ट्री, बच्चे जो है काफ़ी भागते हैं कि किताब पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी ये करना। किताब तो पढ़ना ही चाहिए। ये अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं तो फिर भी पढ़िए और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन लगाएंगे, ये क्वेश्चन हूबहू आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। क्योंकि बुक्स से बनाया गया सवाल है, जो बुक्स में लिखा है उसी से बनाया गया सवाल है। तो इसको देखने का प्रयास कीजिए। और मैं क्वेश्चन है और इसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। 6 क्लास का है हमारे अतीत। उसमें 10 चैप्टर हैं, 10 या 11 चैप्टर है लगभग। ये उन सारे चैप्टर्स में से मैंने सवाल निकाले हैं, एक एक दो सवाल निकाले हैं इम्पॉर्टेंट। फिर अगला सीरीज बनाएंगे, फिर 6 क्लास का बनाएंगे। मतलब 6 क्लास पर 2 या 3 सीरीज बनाएंगे हम, 3 लगभग बनाएंगे, ताकि सारे क्वेश्चन लगभग हो जाए। मतलब एग्जाम से पहले आपका सारा मिल जाएगा। उसी तरह 7 क्लास का भी बनाएंगे, उसी क्लास से 8 क्लास का भी बनाएंगे। अभी 6 क्लास है, अगला क्लास में आते 7 और 8, एक एक करके बना लेंगे। इस तरह ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी मिलेगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप क्वेश्चन को देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसे देखने के लिए। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किसे संबंधित? परीक्षा में पूछेगा कि भैया आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी। सबसे बड़ा बात ये समझिए, कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बताइएगा आर्यभट्टियम। हो गया। ये पहला व्यक्ति है जिसके व्यक्ति के नाम पर किताब लिखा गया है। आर्यभट्ट से जुड़ा आर्यभट्टियम, ठीक है। दूसरा है कि आर्यभट्ट जो थे वो किससे संबंधित है, सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, सब लोग जानता है कि आर्यभट्ट क्या थे, एक गणितज्ञ थे। फिर खगोलविद थे। खगोलविद का मतलब यह है कि उन्होंने बताया था कि दिन और रात कैसे होता है। तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं, ठीक है जी। तो ये बताया था, तो ये खगोलविद हो गए इस कारण। और गणितज्ञ इसलिए हो गए कि उन्होंने वृत्त की परिधि का जो नियम जो है ये उन्होंने दिया था, यानी जिसे पाई कहते हैं, वृत्त की परिधि का जो है सूत्र दिया था, ये उन्होंने उसमें बताया था। पाई का मान भी बताया था उन्होंने। तो इस तरह से आप देखेंगे तो वो गणितज्ञ भी थे, लेकिन वो ज्योतिष नहीं है। एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो ज्योतिष के बारे में चर्चा नहीं है। तो इसलिए आपका दूसरा और तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आर्यभट्ट ने कहा था कि दिन और रात कैसे होता है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। हो सकता है यही सवाल आपसे पूछ दें, ये व्यक्ति किसने कहा था, तो आर्यभट्ट ने कहा था, ठीक है। फिर देखा कि वृत्त की परिधि का नियम किसने दिया था, तो आर्यभट्ट ने दिया था। ये भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। पूछेगा कि आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, तो आर्यभट्टियम है, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 सवाल आपसे यहाँ से पूछा। आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में काम किया था, तो खगोल और गणित के क्षेत्र में काम किया था। यानी सवाल से आपको 3 या 4 सवाल आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चीज़ को, ठीक है। और आंसर हो गया 2 और 3 हो गया, ठीक है। आपको इस तरह से याद करना है। और ये चैप्टर जो है लास्ट वाला बुक में है, ये उसमें देख लीजिएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि पूर्व मध्यकालीन भारत आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में, मतलब ये सवाल आ रहा है हिंदू मंदिर के बारे में। क्या है? हिंदू मंदिर के बारे में कह रहा है कि मंदिर कैसे होते थे, पूछ रहा है कि मंदिर कैसे होते थे, जरा बताइए मंदिर कैसे होते थे। ठीक है, मंदिर कैसे होते थे वो समझाना है आपको। ठीक है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मंडप। देखिए ये सवाल दे रहा है। अब जिन स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, 10वां नंबर चैप्टर में शायद देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो NCERT के ये तो कह रहा है कि मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मंडप। ये अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या दे रहा है कि मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती है, यह एक सभागार होता है जहाँ लोग एकत्र। तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि ऊपर वाला पॉइंट नीचे कर देना है, नीचे वाला पॉइंट ऊपर कर देना है, ये दोनों ही गलत है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह होता है। मंदिर का गर्भगृह क्या होता है? जो जहाँ पर भगवान को रखा जाता है, जहाँ पर जो है मूर्ति को रखा जाता है, जहाँ पर ईश्वर का वास किया जाता है, गर्भगृह ये पवित्र स्थल होता है। ये मंदिरों का एक बहुत पवित्र स्थल होता है गर्भगृह। अब देखिए पहला पॉइंट में क्या दिया है, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता है। मंडप नहीं होता है, गर्भगृह होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर। गर्भगृह का मतलब होता है जहाँ पर मूर्ति रखे जाते हैं, जहाँ पर भगवान को रखा जाता है, उसे गर्भगृह कहा जाता है। दूसरा है कि मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती नहीं, गर्भगृह नहीं मंडप होता है, मंडप, यही बताया गया है, मंडप होता है। मंदिरों में क्या होता है, मंडप नाम की जगह होती है, ये एक सभागार होता है। जहाँ मंडप क्या होता है, मंदिर के जो मंदिर गर्भगृह होते हैं, गर्भगृह के जो चारों तरफ जो है जो बनाया जाता है, हम लोग बनाते हैं, जहाँ लोग बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं, उसे मंडप कहते हैं, जहाँ लोग बैठते हैं। तो गर्भगृह में तो बैठेंगे नहीं, तो गर्भगृह के बगल में जो भवन होता है, सभागार होता है, उसे हम कहते हैं मंडप बोलते हैं। ठीक है जी। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को फंसा कर दिया गया आपको, ताकि अगर जिसका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो नहीं बना पाएगा, गलत ही हो जाएगा उसका। तो यानी कि पहला और दूसरा गलत है। और तीसरा देखिए, गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर कहते हैं, ये लाइन सही है। तो काफ़ी ऊंचाई तक बनाया जाता है, शिखर टाइप का, जैसे ऐसे होता है ना शिखर मंदिर के ऊपर, ये देखा होगा मंदिर के ऊपर ऐसे होता है। ये हो गया आपका गर्भगृह हो गया, और ये वाला पार्ट जो हो गया वो मंडप हो गया, मंडप हो गया ये वाला पार्ट। और ये आपका शिखर हो गया। ठीक है, शिखर हो गया, क्लियर। तो इसमें कह रहा है कि सही कौन, तो केवल 3 सही है। SST के पेपर में ये ध्यान रखना है, इस टाइप के सवाल आते हैं खूब। जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मतलब सही नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना चीज़ को। तो समझ गए। तो हमने आपको बताया कि गर्भगृह क्या है, तो समझ लेना है, मंडप क्या है वो भी समझ लेना है। मैंने आपको बता दिया, बार बार ये समझा दिया आपको, और इसको एक बार किताब से भी मिलाकर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया, गर्भगृह एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पर ईश्वर वास करते हैं, और मंडप जहाँ पर लोग रहकर भजन कीर्तन चर्चा पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा गलत कथन दिया हुआ है, और तीसरा सही है। चलिए अगला चलते हम लोग। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली में लौह स्तंभ। मेहरौली कहाँ है, तो दिल्ली में है, ध्यान रखना है। जो लोग दिल्ली वाले होंगे, चाहे दिल्ली घूमने कभी गए होंगे, तुमको पता होगा मेहरौली दिल्ली में है। मैं को लोहा का स्तंभ वहाँ पर है, ये ठीक कुतुब मीनार के पश्चिम में है। ये जो कुतुब मीनार है आपने देखा होगा, ठीक है, कुतुब मीनार है इस तरह से, उसके पश्चिम में ये लौह स्तंभ है, जो इसमें आज तक जंग नहीं लगी। तो कह रहे कि वो कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसी किताब में है, देखिएगा आप 10वें या 11वें नंबर चैप्टर में है, देख लीजिएगा इसको को। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार है। पूछता और कहेगा कि इसको किसने बनाया, तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। इसको क्या बनाया था, चंद्रगुप्त, क्योंकि उस मेहरौली स्तंभ में लिखा हुआ चंद्र नाम लिखा हुआ है। तो चंद्र का मतलब इतिहासकारों ने ये लगाया कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय लगाया। ठीक है जी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा, ये एक सवाल पूछ सकता है कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ बनाया गया है वो किसने बनाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया, ख्याल किया। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग आगे सवाल बढ़ते हैं हम लोग।
बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? अब देखिए पूछ रहा है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और बाणभट्ट ने पुस्तक लिखा हर्षचरित। क्या लिखा? हर्षचरित। ठीक है जी, हर्षचरित लिखा। आपको पुस्तक पूछेगा कि बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो हर्षचरित। किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में एक और व्यक्ति भी आए थे, चीनी यात्री वेनस्वांग। चीनी यात्री वेनसांग आए थे। यानी हर्षवर्धन के दरबार में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित लिखा, और एक चीनी यात्री आए थे जिसका नाम है वेनसांग। हो सकता है परीक्षा में आपसे सवाल पूछे ये चीज़। वीडियो को बार बार रीटेक करके सुनिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। मैंने बार बार बोला कि इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही है कि जो भी जानकारी आपको दी जाएगी सटीक जानकारी दी जाएगी, ताकि आप इसको पढ़ के और ज्ञान को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होइए और परीक्षा में सीधे डायरेक्ट मारिए आंसर। क्योंकि आप पढ़ते क्यों हैं? सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए नहीं कोई पढ़ता है, सिलेक्शन चाहिए। हर स्टूडेंट को सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए सही मटेरियल और सटीक मटेरियल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हरिसेन के द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए, जब भी सवाल आप बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि सही नहीं है, गलत नहीं है, ये सब ध्यान थोड़ा रखना है, क्योंकि इससे भी बहुत स्टूडेंट्स को सवाल आते हुए गलत हो जाते हैं। ठीक है, आते हुए गलत हो जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कौन रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबारी थे, दरबार में रहते थे हरिसेन। ठीक है, हरिसेन उनका मंत्री था, समुद्रगुप्त का मंत्री था हरिसेन। और हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में जो लिखा है वो है प्रयाग प्रशस्ति। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा, ध्यान रखिएगा। प्रयाग वही इलाहाबाद का पुराना नाम है प्रयाग। ठीक है, तो उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में बताया। समुद्रगुप्त ने कौन कौन से विजय अभियान किए थे, समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी सैनिक कार्रवाइयाँ की थी, कैसे अपने युद्धों को आगे बढ़ाया था, सारा वर्णन किया गया है। ये तो वही पूछा जा रहा है, आपकी किताब में भी है। ये एक बार उसको भी रीड कर लीजिएगा। जितना दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए, पहला दिया है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये कथन सही है। आर्यावर्त का मतलब कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे सबको हरा दिया, और कितने राज्य थे? 9 शासक थे, उनको सबको हराया और अपने साम्राज्य में मिला कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। दूसरा दिया है कि उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हरा दिया। ठीक है, और उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये कथन गलत है। ये ठीक है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हरा दिया, ये सही था। लेकिन हराने के बाद ये फिर उन्हें शासन करने की अनुमति दे दिया, लेकिन उन्हें ये कहा ये कि आप मेरे अधीनता में रहेंगे। यानी कि वो अच्छी तरह जानते थे कि दक्षिण के राज्यों को अगर अपने साम्राज्य में मिला लेंगे, ना हमारे पास संसाधन है, ना हमारे पास यातायात है, ना हमारे पास संचार है, ये कि हम दक्षिण के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने दक्षिण के राज्यों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लाया, अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया, बल्कि हरा कर छोड़ दिया और कहा कि शासन करने की अनुमति दे दिया, और समय समय पर कहा कि आप आकर दरबार में मिलते रहिएगा, आप दे और अधीनता स्वीकार करते रहिएगा। ठीक है जी, इसीलिए गलत है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे दिक्कत है। उत्तर भारत में उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया, दक्षिण भारत में उन्होंने साम्राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि शासन करने की अनुमति दिया। ठीक है, साम्राज्य में विलय नहीं किया, बल्कि शासन करने की अनुमति दिया, लेकिन समय समय पर अधीनता करने के लिए दरबार में आने का अनुमति दिया। तीसरा है कि समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश का मतलब ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का दी। पड़ोसी देश का मतलब वही है ये कि आपको असम हो गया, ये शक हो गया, कुषाण हो गया, ऐसे राज्य थे, ये उनके लिए नियम था, ध्यान रखना है।
बाहरी राज्यों ने समुद्र के अंतर स्वीकार कर अपनी पुत्रियों का विवाह किया। ठीक है, बाहरी राज्य का मतलब वही हो गया श्रीलंका और ये सब चीज़ों के हो गए। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना है। ठीक है, और ये मतलब ये मान लीजिए कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और एक बार किताब से भी देख के इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी पॉइंट को किताब में दिया हुआ एक पैराग्राफ में, मतलब एक पेज में दिया हुआ है, और बस आपको यही पढ़ना है कि उत्तर भारत के राज्यों के लिए क्या नियम बनाया, ये दक्षिण भारत के राज्यों के लिए क्या नियम बनाया, पड़ोसी राज्यों के लिए तो बता ही दिया आपको, उपहार लाते थे, आज्ञाओं का पालन करते थे, और बाहरी राज्यों के लिए क्या नियम बनाया, जिनता और पुत्री का, बस इतने याद रखना है आपको, उन्होंने कौन सी नीति अपनाया। ठीक है, इतिहास पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे मैं इतिहास का टीचर हूँ और प्रोफेसर भी हूँ, मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं इतिहास बच्चों को पढ़ाता हूँ, सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें यही नहीं पता होता है कि इतिहास कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि इतिहास में वो सारा चीज़ समझते हो कि इम्पोर्टेंट है। नहीं, इतिहास पढ़ने का एक अपना तरीका होता है जो आपको समझना है। मैं खुद साइंस के स्टूडेंट रहा हूँ, 10+2 मेरा साइंस रहा है, लेकिन मैंने BA में मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स किया, तो मैं खुद इसका शिकार रहा। लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते चीज़ों को समझा कि एक स्टूडेंट्स को इतिहास पढ़ने में क्या समस्या होती है। ठीक है, तो उस पर टीचर को ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों को, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, वही आंसर हो गया आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लिखित अभिलेख किस काल के इस बारे में सूचना प्रदान करता है। ठीक है, तो ये है समुद्रगुप्त। ठीक है, ये है। देखिए, मैंने बताया था, देखिए जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है, जो इलाहाबाद माने प्रयाग, ठीक है ना, जो इलाहाबाद में अशोक ने एक स्तंभ अपना करवाया था, अभिलेख करवाया था, वहीं पर क्या है, ये समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी है उसी स्तंभ के बगल में, ठीक है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त देता है। ठीक है, ये UPSC में भी सवाल आया था ये, और NCERT का बहुत अच्छा फैक्ट है, और इस सीटेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ये जो किताब नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगा, क्योंकि एक तरफ अशोक का स्तंभ है और दूसरी तरफ प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, बताया आपको, हरिसेन ने। हरिसेन उसका मंत्री था, दरबारी मंत्री था, उसने लिखा था। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है आप लोग को। और एक ही अरिका मेरू नाम प्राचीन पत्तन लिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है, अरिका नाम ये है पुदुचेरी, आज के डेट में पूछ रहा है, पुदुचेरी है। ठीक है, अरिका मेरू से हम लोग क्या, बहुत सारा साक्ष्य मिला है, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको पोडुका भी कहा जाता है, ध्यान रखिए, पोडुका भी कहा जाता है, अरिका मेरू को पोडिका भी कहा जाता है। ठीक है, और ये अरिका मेरू से हमें बहुत सारे रोमन लैंप मिले हैं। ठीक है जी, और रोम से संबंधित साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं अरिका मेरू से, इस पर भी सवाल बनाएंगे। और रोमन लैंप मिले हैं, ठीक है, और आपको बहुत सारे साक्ष्य इससे मिले हैं। और अगला जो सीरीज आएगा 6th क्लास का, उसमें अरिका मेरू से संबंधित आपको क्वेश्चन बहुत सारा दिया जाएगा। इसमें याद रखिए इससे कहाँ क्या क्या चीज़ मिला है, ये याद रखना है। ठीक है, रोमन सिक्के मिले, रोमन लैंप मिले, ठीक है, अरेटाइन मृतभांड मिले हैं, अरेटाइन मृतभांड मिले हैं, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद ही कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आता ही आता है सवाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार। श्रेणी क्या होते थे, देखिए जरा श्रेणी क्या होते थे जरा देखते हैं। श्रेणी जो होता है, मतलब गिल्ड बोलते हैं इंग्लिश में उसको, गिल्ड। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं गिल्ड। गिल्ड क्या होते थे, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। सही बात है, जो श्रेणी बनाया जाता था, व्यापारी और शिल्पकार दोनों मिलकर बनाते थे। ठीक है, ये श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करते जहाँ लोग पैसे जमा। सही बात है, जो गिल्ड होते थे वहाँ लोग, व्यापारी लोग अपना पैसा भी जमा करते थे और उनका पैसे का ब्याज भी मिलता था उस पर। ठीक है, मतलब श्रेणियों का बहुत सारी काम थी, श्रेणी का बहुत सारा काम था। धार्मिक का मामलों में भी काम था, विहार बनाना, मंदिर का निर्माण करा, उसके लिए भी दान देते थे। और ये भी देखते थे कि मतलब
व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए बाजार का भी काम करते थे। बाजार कैसे आए, उनके लिए कच्चा माल की व्यवस्था कैसे, मतलब जो भी मान लीजिए व्यापारी और शिल्पकार के लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारा काम श्रेणी करती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दोनों सही, एक दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, कई बार सीटेट में आ चुका है ये सवाल। ठीक है, सीटेट में कई बार सवाल आ चुका है, तो आपको जानना है इस चीज़ को। और अन्य कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी एक बुनियाद है और जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, आपको परीक्षा में आएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत नाम क्या था? ये यह चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ये सवाल में लिखा है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से यूनानी राजा सेलुकस निकेटर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मतलब कह रहा है कि यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का एक राजदूत आया था, उसका क्या नाम था? तो मेगास्थनीज, पहला ऑप्शन सही है आपका, मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा वो इंडिका नामक पुस्तक लिखा। और एक इंडिका में आप देखेंगे मतलब पाटलिपुत्रा नगर जो था, वो नगर का वर्णन बहुत अच्छा किया गया। जो पाटलिपुत्र नगर कैसा था, उसकी संरचना कैसी थी, इस सारे चीज़ों के बारे में कहाँ बताया गया? इंडिका में बताया गया। और उस पुस्तक का नाम क्या है, किसने लिखा? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कहाँ से आया था? तो पश्चिम एशिया में एक यूनानी राजा थे सेलुकस निकेटर, उनका राजदूत था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, सवाल आता रहता है, पूछता है कि भाई मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसने भेजा था? तो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर ने भेजा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और सीटेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अश्वघोष। सॉरी, चलिए देखते हैं क्या होगा। अश्वघोष, क्या होगा? अश्वघोष। ठीक है जी, अश्वघोष थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार सवाल परीक्षा में आ गया है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र जो लिखा गया, उसके रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। ठीक है जी, अश्वघोष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, बहुत। ये कंपटीशन में भी आता है और सीटेट में तो 100% आता है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल में आते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है, क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजातशत्रु वजी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? सवाल ये पूछा जा रहा है। इसका नाम है वस्कार, याद रखना। जैसे मैं बता देता हूँ, मगध का पहला राजा था बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु। ठीक है जी, मगध जो है काफ़ी शक्तिशाली था, और उसने 16 महाजनपदों को जीतने का निर्णय लिया। उसने एक एक करके जीतना शुरू किया। बिंबिसार ने भी चंपा को जीता। ठीक है, और चंपा को जीतने के बाद जो है, अब अजातशत्रु ने क्या किया कि वजी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी, वजी जो था, वजी महाजनपद था, और जहाँ पर गणतंत्र था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और अजातशत्रु से जीतना चाहता था। और जीतने के लिए उसने क्या किया, उसका एक मंत्री था ये, जिसका नाम था वस्कार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पर एक सवाल और भी आता है, महात्मा बुद्ध का एक सवाल आता है, जो अगले हम वीडियो में बताएंगे आपको, वो सवाल लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो वस्कार जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अजातशत्रु के बारे में, अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था, और बिंबिसार ने साम्राज्य का जो विस्तार किया था, अजातशत्रु ने उसको और विस्तारित करने का प्रयास किया। ठीक है, और उसके सामने एक बहुत बड़ा महाजनपद था, और वजी संघ बहुत बड़ा महाजनपद था ये, और जिसकी राजधानी वैशाली थी, तो उसको जीतने का प्रयास किया। ठीक है, तो मंत्री जो था, मंत्री ने बताया गया और वहाँ पर काम किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय अन्य जगहों पर महापाषाण ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो उसी जगह पर क्या हुआ, ये महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा का विकास और महापाषाण कब्र की प्रथा के बारे में विचार कीजिए। ये महापाषाण का मतलब क्या होता है, महा बने बड़े बड़े और पाषाण बने पत्थर और कब्र बने कब्र। यानी मान लीजिए ये कब्र है, ये कब्र के इसमें क्या होते थे, बड़े बड़े ये चित्र बना दे, ऐसे ऐसे कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देता है। तो ये दक्षिण भारत में, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व के बाद, 1000 ईसा पूर्व की बात चल रही है। दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व मतलब आज से 3000 साल पहले की बात है। तो ये कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर मिले, तो इतिहासकारों ने उसका नाम रख दिया महापाषाण काल, महापाषाण काल रख दिया। ठीक है, तो कह रहा कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा आपसे, सही पूछ रहा आपसे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो सवाल ये है कि यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो उनको सही लगेगा। एक्चुअली में क्या है, सही बात है कि महापाषाण काल दक्कन और दक्षिण भारत में ही था, लेकिन अगर आप किताब नहीं पढ़े तो गलत होगा आपको। ये है केवल दक्कन और दक्षिण भारत में नहीं था, कश्मीर में भी था और आपको उत्तर पूर्व में भी था। यानी जो महापाषाण जो कब्र है, ठीक है, वो कश्मीर में भी था, उत्तर पूर्व भारत में भी था और दक्कन में भी था, दक्षिण भारत में। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। कश्मीर में भी था और उत्तर पूर्व में भी था। ठीक है, दूसरा है कि कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर दिख जाते थे। ये बात सही है, कुछ ऊपर भी होते थे, कुछ नीचे भी होते थे। ठीक है, तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, देखिए। तो गंगा और यमुना 2 और क्या है 3 और 4, 3 और 4, देखिए सी वाला ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में क्या है कि सबसे प्रसिद्ध नदी कौन थी, सिंधु नदी। ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध नदी जो थी सिंधु नदी। अब पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती नदी। याद रखिएगा, पवित्र नदी जिसे पूजा करते हैं तो सरस्वती को, और प्रसिद्ध नदी थी सिंधु नदी। लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है, एक बार। ये भी सवाल सीटेट में पूछ चुका है कि किस नदी का केवल एक बार उल्लेख हुआ है, तो गंगा और यमुना। ठीक है, ओके, क्योंकि उसका कारण ये था कि जो ऋग्वेदिक काल जो था, ऋग्वेदिक काल उसका जो क्षेत्र था वो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे था, न कि गंगा और यमुना के इलाके में था। ठीक है जी, तो चूंकि सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था ऋग्वेदिक काल में जो लोग थे, इसीलिए सिंधु नदी को काफ़ी महत्व मिला और सरस्वती को पवित्र नदी मिला। लेकिन चूंकि उनका क्षेत्र जो है गंगा और यमुना की तरफ नहीं बढ़ते हैं, इसलिए गंगा और यमुना के बारे में उनका ज़्यादा उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल में अगर आप जाएंगे तो चूँकि उत्तर वैदिक काल का जो इलाका है वो आपको गंगा और यमुना की तरफ बढ़ता है, इसीलिए उसमें उस समय में देखेंगे कि गंगा और यमुना का उल्लेख ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही बात था इसमें, इसीलिए एक बार वर्णन किया गया है, यही वजह है। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु उनमें से एक नगर 3 भागों में बढ़ता। ठीक है, जैसे हड़प्पा काल की जो संरचना वो कैसी थी, वो नियोजित थी, प्लानिंग में बनाया गया था ना। ठीक है, तो हड़प्पा काल में देखेंगे जितना भी नगर है उस नगर को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो ऊंचा होता था और जो पूर्वी भाग होता था निचला भाग होता था। पूर्वी भाग जो होता था निचला भाग होता था और पश्चिमी भाग जो होता था ऊंचा होता था। पहली बात, जो पश्चिमी वाला भाग को कहा जाता था दुर्ग कहा जाता था, पूर्वी भाग को कहा जाता था निचला शहर, यहीं पर शहरीकरण था। तो हड़प्पा काल शहरीकरण के लिए विख्यात है। लेकिन धौलावीरा एक जगह है जिसको मतलब इस शहर को 2 भागों में नहीं बांटा गया बल्कि 3 भागों में बांटा गया। ये कंपटीशन में भी आता है और सीटेट में सवाल तो आ ही चुका है ये चीज़। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम के बारे में पूछा है। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तवास कहते थे। सही बात है,
पूछता है कि गर्तावास का साक्ष्य कहाँ है, तो बुर्ज होम कहाँ है, तो कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा, क्या है, कश्मीर में है, याद रखिएगा। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, सही बात है। तो केवल 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पूछता परीक्षा में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कहाँ पर गर्तावास का साक्ष्य मिला है, तो आप बोलिएगा बुर्ज होम में मिला है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। निखिल में से कौन सा पुरास्थल प्रगतिहासिक शैल चित्रकला के नाम, प्रगतिहासिक शैल चित्रकला, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जो है आदि मानव कहाँ रहते थे, ये पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, और गुफा में वो क्या करते थे, मतलब जानवरों के चित्र बनाते थे वो। ठीक है, उसी को कहा जाता है शैल चित्रकला। शैल माने होता है पत्थर, और चित्रकला यानी कि पत्थरों पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो शैल चित्रकला। और प्रगतिहासिक काल मतलब आदि मानव का काल का युग बात है। तो कौन सा जगह पर, तो भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। भीमबेटका पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में आता है, पूछता भी है ये चीज को। ठीक है, सवाल यह है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या है, सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि के नाम है। पांडुलिपि, पांडु माने क्या होता है, हाथ होता है, और लिपि माने लिखावट होता है। जो हाथ से लिखी गई लिखावट को हाँ लिखते, ये तो बात सही है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, सही है। मैनु माने होता है हाथ, स्क्रिप्ट माने लिखावट, ये भी सही है। पांडुलिपि तार के पत्तों को काट कर या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नाम के पेड़ की छाल पर किया जाता था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार सवाल पूछा है, ये तो याद करिए लीजिएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, कि पांडुलिपि किस पर लिखे जाते थे, तो तार के पत्तों पर, पत्ते जो तार के पत्ते होते काट कर उस पर लिखे जाते थे, या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज आपको पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे, ये सही है। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में, केवल मंदिर गलत हो जाएगा, मंदिरों और बिहारों में नहीं, ये आपको पांडुलिपि जो है हर जगह मिल जाएगा। तो केवल शब्द आएगा तो गलत ही हो जाएगा, जो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये केवल जो है यही गलत है, यही गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हो गया कंप्लीट। मैं फिर से आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ ये कि आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, ये मैंने 6 क्लास का मैंने आपको ये बनाया है, 6 क्लास का जो 6ठी क्लास की जो किताब है इतिहास की, हमारे अतीत। ठीक है जी, हमारे अतीत, इसके 6 क्लास का मैं 3 वीडियो कम से कम बना दूंगा आपको, 3 वीडियो। तो इसमें कम से कम आपको मैंने 18 क्वेश्चन दिए हैं। इसी तरह 18-20 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में 6 क्लास का, 18-20 क्वेश्चन 6 क्लास का फिर हम तीसरे वीडियो में आपको देंगे। मतलब 3-4 वीडियो में मतलब 50 से 60 सवाल आपको हम दे देंगे, और 60 इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सवाल का हो जाएगा। और किताब में जो क्वेश्चन दिया है उसी टाइप से बना कर देंगे, ताकि आपका सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाए। और पिछले साल का जो पेपर आया हुआ है हिस्ट्री में, जो भी सीटेट में आया, उसको भी एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से। ठीक है, ये सभी बच्चे सम्मानित हो। और ये वीडियो जो है केवल सीटेट के लिए नहीं, बल्कि जो डीएसएसबी, पीआरटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर, जो एनसीईआरटी का फैक्ट आता है वो डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा ये। ठीक है ना, तो इस तरह चलिए, थैंक्स आप लोगों को। ठीक है।